नमस्कार। स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित स्वस्थ किसान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। इन दिनों कोरोना महामारी के एक ऐसे दौर में हम जी रहे हैं जहां नजदीकियां नहीं, फासले अहम हो गए हैं। कहना गलत नहीं होगा कि इस फासले से हमारे निजी जीवन और रिश्तों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। वैसे भी दिसंबर का महीना है। इस मौसम में संक्रमण के साथ कई प्रकार के वायरस भी पैदा होते हैं। कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम और श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन जैसी आमतौर पर कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम में देखने को मिलता है। यानी कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित ना हो तब भी उसमें ऐसे लक्षण दिख सकते हैं। इन दिनों बढ़ती उम्र के लोगों को सावधानी बरतने की खास जरूरत है। सावधानी इसलिए कि इन दिनों बुखार के कई रूप हैं। नाक बहना, गला खराब होना, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, ये सारी समस्याएं देखी जा रही हैं। इसलिए जागरूक होना जरूरी हो जाता है। बहरहाल, अगर आप भी किसी संक्रमण से पीड़ित हैं, कोई समाधान चाहते हैं या फिर कोरोना वायरस के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि ये वायरस किसके लिए इमरजेंसी है, कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। दोनों टोल फ्री हैं, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो आज का विषय क्या है, आइए सबसे पहले डालते हैं उस पर नजर। आज का विषय है कोरोना संक्रमण। बुजुर्ग और बच्चे रहें सावधान, कैसे करें कोरोना और फ्लू। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। विक्रम है, आप दिल्ली एम्स में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर हैं। आपसे समझेंगे कि ठंड के बढ़ने के साथ सांस से निकलने वाले भाप के जरिए भी क्या कोरोना वायरस फैल सकता है और इसको लेकर कैसे हमें सावधानी बरतनी चाहिए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विक्रम कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे साथ स्काइप पर मौजूद रहेंगे एम्स दिल्ली के ही कोविड केंद्र के क्लिनिकल मैनेजरियल ग्रुप के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अंजन त्रिखा जी। आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। और आपसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीन को लेकर जो बहुत सारे सवाल हैं और मन में आशंकाएं हैं और इंतजार भी है, तो हम वहां पर कहां तक पहुंचे हैं और कोरोना वायरस को लेकर हमारी स्थिति क्या है, विस्तार से आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। कोरोना का कहर जिससे हिली हुई है पूरी दुनिया और रोजगार से लेकर अर्थव्यवस्था तक, पुनर्जीवन को तरस रही है तमाम जिंदगियां। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक जुटे हुए हैं नए अनुसंधान में। सच तो ये भी है कि हम महामारी के एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां नजदीकियां नहीं, अब फासले अहम हो गए हैं। छींकना, खांसना तो दूर, गले मिलने या हाथ मिलाने से भी डर लगने लगा है। किसकी गलती पर आंसू बहा है? कौन सुनेगा मेरी बात? किसे को से? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोचने वाली बात यह भी है कि क्या हमें तबाही देखना अभी और बाकी है? और यदि ये सोचा जाए कि यदि कुछ दिन या कुछ महीनों में ये सामान्य फ्लू की तरह हो जाएगा तो निश्चय ही हमें अपने जीवन में भी बदलाव लानी होगी। कुछ आदत और कुछ एहतियाती कदमों को सुनिश्चित करना ही होगा। बता दें कि कोरोना वायरस का संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए यदि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति कोविड-19 का वाहक है तो वो आपको संक्रमित कर सकता है। इसलिए आप खुद को कुछ इस तरह से प्रशिक्षित कीजिए कि न तो आप किसी से संक्रमित हों और न ही आप किसी को संक्रमित करें। यहाँ आपको ये भी बता दें कि कोरोना के साथ जीने की आदत डालने का ये मतलब कतई नहीं है कि आप बीमार होते हुए भी सामान्य जीवन जीने की कोशिश करें, बल्कि यह जरूरी है कि आप बेल जोल से परहेज करें ताकि कोरोना का संक्रमण आपके शरीर को जीर्ण न कर सके। चिंता की सिर्फ एक बात है कि यह वायरस बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हवा के जरिए फैल रहा है।
यह वायरस से ग्रसित लोगों के साथ केवल नजदीकी संपर्क से ही फैल सकता है। इसलिए भलाई इसी में है कि संक्रमण से बचाव के लिए तमाम संभव उपाय अपनाएं। नियमित अंतराल पर साबुन से हाथ और चेहरा धोएं। अपने इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखें। मौसमी फल लें, केला और सलाद आदि का भी नियमित सेवन करें। और हाँ, योग और ध्यान को कभी न भूलें। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं और किससे परहेज करें, ये तमाम सवाल हमारे मन में उठ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी ये है कि हम जागरूक रहें, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये हम लगातार अपने कार्यक्रम में आपको बताते रहते हैं। और कोरोना के केस में भी आपको यही करना है कि सूझबूझ के साथ ही आगे बढ़ें और अपने जीवन में जो कुछ बातें हैं उन्हें शामिल करें, जिसके बारे में अभी हमने रिपोर्ट में आपको जानकारी दी है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा कि ये ऐसा मौसम है जहां पर वायरस का इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और ट्रिपल अटैक का मौसम है, क्योंकि मलेरिया और तेज़ बुखार, इसके अलावा डेंगू की भी एक समस्या हम देखते हैं कि देखने को मिलती है। ऐसे में जो वो मरीज़ है वो समझ नहीं पाता है कि आखिर ये लक्षण क्या है, क्योंकि कोरोना का भी भय लगातार बना हुआ है और डॉक्टर के पास भी जाने से परहेज करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, काफ़ी सालों से आपने देखा होगा, पिछले 10-15 सालों से इस टाइम पे काफ़ी वायरल इन्फेक्शन होते हैं और कई बार आप लोग भी अच्छी तरह से समझते हैं और डॉक्टर लोग भी आपको यही समझाते हैं कि वायरल इन्फेक्शन हो गया है, 4-5-6 दिन में दवा लेने से ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बार ये जो कोरोना जो आया है ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन इसके काफ़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। हालांकि इससे डरने की कोई बात नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा कि ज़्यादातर लोग जो हैं इससे जो है 8-10 दिन में रिकवर कर जाते हैं। कोई कॉन्सिक्वेंस या कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होता है। लेकिन शुरुआत में ही मैं अगर बताऊं तो इसका प्रिवेंशन अगर आप पूरी तरह से करेंगे तो ये रोग या ये इन्फेक्शन आप में नहीं होगा। और इसका प्रिवेंशन बहुत इजी है। एक तो आपको डिस्टेंस बनाना है, 2 गज की दूरी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ना जाने कितनी बार कहा होगा पिछले 6-8 महीने में, 2 गज की दूरी और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इन्फेक्शन आ रहा है वो आपकी सांस से जो है आपके लंग्स में जा रहा है और वहीं पे ये पैदा करता है बाकी सारी बीमारियां और कॉम्प्लिकेशंस। तो अगर आप मास्क लगाएंगे और अगर दूरी रखेंगे और कुछ बातें हम अभी थोड़ी देर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी करेंगे, तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस इन्फेक्शन के रोकथाम के लिए। जी जी बिल्कुल। तो मास्क पहनना, दूरी बना के रखना, ये तो हम लगातार अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताते रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक ज़रूर इन सभी बातों को फॉलो कर रहे होंगे। डॉक्टर विक्रम, अब आपसे मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं कि मौसम ही ऐसा है और पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि जैसे जैसे पारा नीचे जाएगा वैसे वैसे स्थिति थोड़ी और गंभीर हो सकती है। ऐसे में हमें और जागरूक रहने की ज़रूरत है और प्रिकॉशंस लेना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस वक्त जिन बुखार के बारे में मैंने बात की, जो और दूसरे इन्फेक्शन हो रहे हैं, वो एक भ्रम की स्थिति भी पैदा कर देते हैं। तो ऐसे में हमें इस भ्रम को कैसे दूर करें या फिर क्या समझें इसे हम? जी बिल्कुल, ये सही है कि इस समय बहुत सारे संक्रमण जिनमें बुखार होता है वो फैल रहे हैं। हर बुखार कोरोना बुखार नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, मगर ये हो सकता है। इसमें यह ज़रूरी देखना है कि क्या आप किसी ऐसे कोरोना संक्रमित मरीज़ के कांटेक्ट में आए हैं जिससे हो सकता है आपको ये संक्रमण लगा हो, या किसी जगह आप कहीं बाहर गए हैं, आपने ट्रैवल किया है नेशनल इंटरनेशनल, तो अगर इस तरह के आपके में रिस्क फैक्टर्स हैं तो हो सकता है कि आप कोरोना से संक्रमित हों। मगर कुछ चीज़ें हैं, जैसे बुखार है, बहुत तेज़ बुखार, ठंड कपकपी लग के, जोड़ों में दर्द और कमर में दर्द, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादातर बाकी इन्फेक्शन की तरफ सजेस्ट करते हैं। जी। जैसे आपका डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया। और क्योंकि कोरोना में जो बुखार, कोरोना वायरस इन्फेक्शन में जो बुखार देखा जाता है वो लो ग्रेड होता है और उसके साथ हो सकता है कि खांसी हो, और अगर ज़्यादा एडवांस इन्फेक्शन है तो आपको सांस की भी दिक्कत हो सकती है। तो जैसे ही पहले दिन आपको एक दिन बुखार आता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये कोरोना संक्रमण हो सकता है। जी। आप रुकिए, आप उसके लिए बुखार का उपचार कीजिए, आप अपने चिकित्सक से बात करिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पहले ही दिन अस्पताल जाएं, या आप अपने चिकित्सक से मिलें। अपने चिकित्सक से आप फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, किसी टेली कंसल्टेशन ले करके
आप उनसे बात कीजिए और वो जो आपको सजेस्ट करें उसके हिसाब से फिर आगे करिए इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि पहले दिन आप अगर इन्वेस्टिगेशन, अगर आपको पहले दिन बुखार आता है, आप दूसरे दिन इन्वेस्टिगेशन कोरोना वायरस का अगर कराएंगे तो हो सकता है कि आपका टेस्ट नेगेटिव हो, बावजूद इसके कि आपको कोरोना इन्फेक्शन हो। बिल्कुल, तो बहुत जल्दबाजी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि जब आपके अंदर इस तरह के लक्षण हो तो आप सावधानी जरूर बरतें, लोगों से दूरी बना के रखें, कोशिश करें कि अपने आप को आइसोलेट कर लें, यानी अपने घर में ही किसी कमरे में अपने लिए व्यवस्था कर लें, बाहर ना निकलें। और उसके बाद भी अगर ये जो लक्षण है वो लगातार बने हुए हैं तो उसके बाद आप टेस्ट करा सकते हैं, ताकि आप सुनिश्चित कर लें कि कहीं कोरोना है कि नहीं। बहरहाल एक दर्शक है हमारे साथ जिन्होंने मुरादाबाद से कॉल किया, कश्मीरी है फोन लाइन पर, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मेरी टांग में दर्द है, 2-2.5 महीने हो गए, सीधी टांग में काफी दर्द है, चलने फिरने में, खड़े होने में बहुत दिक्कत है। जी तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये क्या इन्फेक्शन के भी किसी तरह के सिम्टम्स हैं आपको? जी इन्फेक्शन वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे नसों की दिक्कत लग रही है, पूरी नसें खींचती हैं टांग की। जी डॉक्टर साहब, ये तो हमारे आज के विषय से संबंधित तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है उम्र के साथ ऐसी समस्याएं होती तो कोई सजेशन देना चाहेंगे उन्हें। ऐसे में अगर आपको 1-2 महीने हो गए हैं तो इसका मतलब ये काफ़ी ये दिक्कत हो सकता है थोड़ी बढ़ भी रही हो, तो वो इसके बारे में इस तरह से वैसे कुछ बता पाना मुश्किल होगा। आप अपने चिकित्सक से सलाह लीजिए ताकि वो आपको देखें, जांच करें कि ये आपकी हड्डी से अगर आप इसका ये रिलेटेड है या आपकी नसों से रिलेटेड है, तो वो जांच के बाद ही कुछ बता पाएंगे आपके चिकित्सक। जी और हमारे साथ डॉक्टर अंजन त्रिखा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्काइप पर, उनका भी हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर त्रिखा, आपसे हम समझना चाहेंगे जिसके बारे में मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे ज़्यादा लोगों के मन में सवाल उठ रहा है और आशंकित भी है कि सर्दी जुकाम जो कॉमन कोल्ड होता है उसके सिम्टम, और अगर किसी को कोरोना है तो उसके सिम्टम्स हम कैसे, मतलब इसमें फ़र्क किस तरीके से करें, कैसे इसे समझा जाए? शुक्रिया। अभी डॉक्टर नवल ने बताया कि ये दोनों इकट्ठे भी बीमारियां हो सकती हैं और उन्होंने सिम्टम भी बताए हैं, बट ये देखना है कि अगर आपका नाक बह रहा है, नाक से पानी बह रहा है, तो ये चांसेस है कि ये इन्फ्लुएंजा है और ये कोविड नहीं है। बट आपको और हर एक को ये ध्यान में रखना है कि बहुत सारे जो लक्षण हैं वो एक दूसरे के ऊपर एक जैसे हो सकते हैं। सो बुखार होना, थोड़ा सा थकावट फील करना और सांस फूलना इन्फ्लुएंजा में नहीं देखा जाता है। जोड़ों में दर्द होना जैसे चिकनगुनिया में हो सकता है, ऐसा कोविड में नहीं देखा गया है। बट अगर आपका सांस फूलने लग जाता है, जैसे आप बाथरूम जाते हैं और सांस फूलने लग जाता है, आप अपनी नित्य क्रिया में जो काम करते हैं उसके दौरान अगर सांस फूलता है, तो इसका चांसेस है कि ये कोविड की तरफ है और आप अपने चिकित्सक से बात कीजिए और उसका इलाज के लिए दवाइयां या जो टेस्ट कराने हैं उसके लिए जाइए। पर बड़े सारे जो लक्षण हैं वो कॉमन हो सकते हैं दोनों के बीच में। और एक चीज पहले भी बोली गई है और अब हम भी बोलना चाहते हैं कि अगर आपको फ्लू भी है, उसमें भी अगर आप एक कमरे में बंद हो जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे, तो बाकी लोगों को भी फ्लू नहीं होगा। तो अब आप एक कमरे में बंद हो जाते हैं, दूसरों के साथ उठते बैठते खाना नहीं खाते हैं, तो वो आपको कोई किसी तरह से तकलीफ नहीं पहुंचाएगा ये चीज। तो जैसे ही आपको बुखार हो, शरीर में दर्द हो, बेशक खांसी हो कि ना हो, बेशक नाक बहे कि ना बहे, आप थोड़ा सा अपने आप को अलग कर लें और दूसरों के साथ इंटरमिंगल नहीं करें और खाना वाना बैठ के टेबल पे या इकट्ठे बैठ के नहीं खाएं। जी बिल्कुल, और ये हम लगातार अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि थोड़े जो स्थिति है उसको समझते हुए आप अपने स्तर पर ये जागरूकता दिखाएं, और जब भी अगर आप में ऐसे कोई लक्षण दिखाई दे तो बिल्कुल अपने आप को अलग थलग कर ले। एक कॉलर हैं जिन्होंने मैं राजस्थान से कॉल किया है, आइए हम बात कर लेते हैं। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। श्रीनाथ जी बताइए सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ जी, और दूसरा टेस्ट कितने दिन बाद करवाना चाहिए? जी अच्छा, अभी आप ठीक हैं? कुछ ज्यादा गंभीर स्थिति तो नहीं है आपकी? नहीं, ज्यादा गंभीर स्थिति नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ ऐसे। जी
ठीक है, डॉक्टर त्रिखा हमारे साथ हैं एम्स से, आइए उनसे हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर त्रिखा, जैसा कि आपने सुना श्रीनाथ जी को, जिनका कहना है कि ये कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और बहुत ज़्यादा स्थिति इनकी तो गंभीर नहीं है, लेकिन जानना चाहते हैं कि दूसरा टेस्ट कब कराना चाहिए ताकि इन्हें पता चल पाए कि ये संक्रमण से बाहर हो गए हैं या अभी भी उसके चपेट में है। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है कि बिकॉज पूरे देश में जितने लोग पॉजिटिव हो रहे हैं वो यही पूछना चाहते हैं कि हम दोबारा टेस्ट कब कराएं। जो हमारी सरकार की गाइडलाइंस हैं, हमारे अस्पताल ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की गाइडलाइन है, ICMR की गाइडलाइंस है, उसमें हमने ये स्पष्ट कर रखा है कि एक बार अगर आप पॉजिटिव हो जाते हैं और अगर आप इतने बीमार नहीं हुए हैं, आपको कोई और बीमारी नहीं है, आपको जैसे कोई आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं करा रखा है या कैंसर की बीमारी नहीं है, तो आपको दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10 दिन तक बिल्कुल ठीक हैं, आपको पिछले 3 दिन में बुखार नहीं हुआ है, कोई और सिम्टम नहीं हुआ है, तो आपको उसके बाद 5 से 7 दिन तक बेड रेस्ट लेना है, थोड़ा सा आइसोलेटेड रहना है, दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। ये आप हमेशा याद रखें, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो डेड वायरस हो जाता है, जो वायरस मर जाता है आपके शरीर में, वो भी वो स्वैब जो लेते हैं, RT-PCR जो करते हैं, उसमें आता रहता है और टेस्ट पॉजिटिव होता रहता है। इसलिए भारत सरकार ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है कि जो लोग जिनमें इम्यूनिटी कम है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कैंसर के रोगी हैं, उन लोगों को दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत है। इसमें हम एक और चीज ऐड करते हैं कि जो लोग डायलिसिस पे हैं, क्योंकि वो कोई और बाहर लोग डायलिसिस जो पॉजिटिव टेस्ट वाले होते हैं उनका नहीं कर रहे हैं, वो दोबारा करा सकते हैं। इसके अलावा कराने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप फिर भी कराना चाहें तो कम से कम 10 दिन रुकिए, जिसके आखिर के 3 दिन में आपको कोई सिम्टम नहीं होना चाहिए, और फिर अगर आप टेस्ट कराना चाहें तो कराएं। बट हमारी जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की, वो ये नहीं बताती हैं कि आप दोबारा टेस्ट यानी डॉक्टर त्रिखा 10 दिन आपने बताया कि 10 दिन अगर वो आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को और उसके बाद टेस्ट ना कराकर जो अगर कोई ऑफिस जाता है, अपने काम पे जाता है, जो उसकी पहले दिनचर्या थी उसे वो फिर से रिज्यूम कर सकता है? नहीं, हमने एक और चीज कही, आप थोड़ा सा मिस कर गए। 10 दिन पहले सिम्टम से 10 दिन, आखिर 3 दिन में कोई सिम्टम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये 5 से 7 दिन का बेड रेस्ट लेंगे, क्योंकि कमजोरी आ जाती है। हम नहीं ये एडवोकेट करते कि आप ऑफिस जाएं, दोबारा चले जाएं, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई बच्चा है खेलने जा रहा है, तो 5 से 7 दिन का आराम घर में लाजमी है। उसके बाद ही वापस जाएं, और उसके बाद ये मास्क लगाने की और जो ये दूरी करनी है वो तो करनी ही है। आप ये नहीं है कि आपको एक बार कोविड हो गया है तो आप बिल्कुल सुपर वो हो गए हैं और आपको दोबारा नहीं होगा, आप किसी को और नहीं कुछ कर सकते। आपको जो बेसिक कोविड का जो हमारा व्यवहार है, जो सरकार कह रही है, वो फॉलो करना है। और जब आप 10 और 3 का जो रूल है वो हो गया है, उसके बाद 5 से 7 दिन आराम कर लिया, उसके बाद आप धीरे धीरे से अपनी नॉर्मल ऑफिस की क्रिया में आ सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर त्रिखा, जैसे कि आपने बताया कि जिन्हें एक बार कोविड हो गया उसके बाद वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं और मास्क का इस्तेमाल भी ना करें, ये करना गलत होगा। और ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि जो दोबारा टेस्ट करा लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए और वो रिपोर्ट नेगेटिव आती है, उसके बाद वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं और आपसे विस्तार से समझना चाहूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं ट्रिपल अटैक के बारे में इस मौसम में, क्योंकि वैसे ही इन्फेक्शन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और अलग अलग तरह के बुखार भी देखने को मिलते हैं जो कि भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं। ऐसे में कोरोना काल में और भी गंभीर स्थिति हो जाती है और हर कोई अपनी स्थिति को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित भी है और होना भी चाहिए। लेकिन कोरोना काल में कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है, इसी बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर त्रिखा लगातार स्काइप बने हुए हैं। डॉक्टर त्रिखा, जैसा कि ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे, अगर किसी को कोरोना है भी और वो उसके बाद स्वस्थ हो जाता है तो उसके बाद वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं और कई बार हम देखते हैं कि उस रिपोर्ट को एक सुरक्षा की गारंटी मान लेते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी रिपोर्ट को, कोई भी टेस्ट आप कराएं, पूरी दुनिया में कोई सा भी टेस्ट कराएं, उसको कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं मान लेना चाहिए। हर टेस्ट में फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव चीजें होती हैं। बट अगर किसी को कोविड हुआ है, उसका टेस्ट पॉजिटिव था, वो ठीक हो गया है, तो उसको अपनी जो मास्क लगाना है, अपना फेस कवर करना है और एक दूसरे से दूरी मेंटेन करनी है, उसको नहीं छोड़ना है। वो ऐसा बहुत रेयरली देखा गया कि किसी को दोबारा कोरोना इन्फेक्शन हो गया है, बट ऐसे केस दुनिया में पाए गए हैं जिनको हो गया है, बहुत कम है। बट अगर कोई मास्क लगाए रखेगा और एक दूसरे से दूरी रखेगा और भीड़ वाले इलाके में नहीं जाएगा, तो वो उससे आप अपना ही नहीं बाकी लोगों का भी फायदा कर रहे हैं। तो आपको वो चीजों से, वो जो आपकी आदतें बन गई हैं, उनसे दूर नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोविड हो गया है, 2 लोग को कोविड हो गया है, तो वो 4 लोग मिलके इकट्ठा खाना खा रहे हैं या कोई पार्टी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है हमें। अभी ये पेंडेमिक खत्म नहीं हुआ है, हमें अभी वैसे ही प्रिकॉशन लेने हैं जैसे हम लेते आ रहे हैं। वही करना है जो सरकार हमें बता रही है। तो इसलिए एक सर्टिफिकेट लेके आपको सोचना कि मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया हूं और मैं बिल्कुल फौलाद का बन गया हूं, ये नहीं सोचना। जी डॉक्टर त्रिखा, एक कॉलर है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। सोनू है जिन्होंने हमें फोन किया है। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताइए क्या सवाल है सोनू जी? हेलो जी हेलो सोनू जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। क्या सवाल है आपका? जैसे हम 1 महीना से मेरा तबीयत खराब है। हेलो जी 1 महीने से 1 महीने से तबीयत खराब था। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। 1 महीने से आपकी तबीयत खराब है, आगे बताइए। और अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। जी, आपको समस्या किस तरह की है? जी, कोरोना की समस्या है, कोरोना इन्फेक्शन हुआ है आपको? तो पेट में गड़बड़ी रहती है और देह में दर्द रहता है। सोनू जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, कोरोना का इन्फेक्शन नहीं है। जी ठीक है, कोरोना का इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन आप बता रहे हैं कि आपको दर्द महसूस होता है पेट में, और क्या समस्या बताई आपने? चलिए, शायद हमारा फ़ोन इस वक्त संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुछ बातें उन्होंने बताई हैं। जी सर, क्या बताना चाहेंगे आप? क्योंकि उन्होंने कहा कि 1 महीने से तबीयत ख़राब है और समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। मतलब ये हमारे विषय से जुड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्वस्थ नहीं महसूस कर रहे हैं, तो शायद वो जानना चाहते हैं। जी डॉक्टर विक्रम, देखिए, इन्होंने जो जितना हम सुन पाए हैं, तो इन्होंने कहा है कि इनकी पेट में गड़बड़ी है लगभग 1 महीने से। अब वो क्या है, किस तरह की है, तो इसमें कुछ खास बता पाना मुश्किल है। अगर पेट की अगर गड़बड़ी है तो फिर ये आपने थोड़ा खान पान को थोड़ा सा बदले, सादा खाना खाएं, ज़्यादा तेज़ मसाले और तली चीज़ें या ज़्यादा वसा या फैट वाली चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। सिंपल फूड, सिंपल नॉर्मल फूड लें। और बाकी अगर आप ये अपने चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं ताकि आपकी आगे जांच हो सके, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कोरोना के बारे में, तो अगर किसी को मान लीजिए कोरोना हो जाता है तो कौन सी स्थिति है जब वो हम समझे कि बहुत गंभीर स्थिति है? क्योंकि जैसा कि अभी डॉक्टर त्रिखा ने भी कहा कि अगर सामान्य लक्षण है तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, 17 से 18 दिन आप अलग रहें लोगों से, और आप जब स्वस्थ महसूस करें तो आप अपनी वापस जो आपका रूटीन था आप उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन किस दो एजेस हैं इसमें, काफ़ी एक्सट्रीम जो एजेस कहलाती हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। और उस पर हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। एक तो बच्चे,
करीब 8-10 साल से या उनसे कम, उनमें ज़्यादा इन्फेक्शन जो होगा वो सबसे ज़्यादा सीरियस होगा। इसी तरह से एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस दूसरी जैसे 55 और 60 साल के ऊपर जो मरीज होंगे, और ख़ास तौर से अगर वो कुछ और बीमारियाँ जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियाँ, किडनी डिजीज़ होती हैं, अगर इनके साथ ये इन्फेक्शन होता है तो वो काफ़ी सीरियस माना जाता है। तो ये वल्नरेबल ग्रुप्स कहलाए जाते हैं और डॉक्टर्स लोग इन ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग और उनकी सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। एक बात मैं और बता दूं कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि घर के जो बूढ़े और वृद्ध लोग होते हैं वो कहेंगे कि साहब हम तो घर से बिल्कुल बाहर निकले ही नहीं, फिर भी मुझे कोरोना इन्फेक्शन हो गया। उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि उनके घर में जो यंग लोग रह रहे हैं 30-35 साल के, वो बाहर गए और उन्होंने ठीक तरह से प्रिकॉशन नहीं ली और वो इन्फेक्शन लेके घर आए और फिर इन्फेक्शन उनको तो नहीं दिखा, क्योंकि ये जैसे अभी मैं बात करूंगा कि कोरोना के काफ़ी मरीज जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक यानी कि लक्षण विहीन होते हैं, उनमें कोई लक्षण नहीं होता है, लेकिन वो इन्फेक्शन ले आए अपने घर में और उन्होंने जो वल्नरेबल ग्रुप थे, उनके बूढ़े लोग या उनके पेरेंट्स वगैरह जो कि हार्ट या डायबिटीज़ वगैरह से सफ़र कर रहे थे बीमारी से, उनको इन्फेक्शन दे दिया और उनमें इन्फेक्शन ले लिया। तो एक रीज़न इसका ये भी है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रहे कि जो यंग लोग हैं जो कि उतने वल्नरेबल नहीं हैं, जिनकी इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस ज़्यादा अच्छी है, उन लोगों को भी अगर वो बाहर जाएं तो पूरा प्रिकॉशन ले, जैसा कि अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इसी तरह से बच्चों का भी इन्फेक्शन जो है, क्योंकि बच्चों में और बूढ़े लोगों में कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं इसके वो ज़्यादा होते हैं। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर विक्रम, एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि जब से ये कोरोना की स्थिति आई है और उसके बाद कई तरह की चीज़ें सुनने को मिलती है कि कोई कहता है ये खाइए तो इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, कोरोना इससे ख़त्म हो जाएगा, गर्म पानी पीजिए, भाप लीजिए। ये कितना असरदार रहता है? आपको लगता है कि मतलब जितना इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोग इसको जितना ज़्यादा अपना रहे हैं, वाकई में इससे लाभ है? कई सारी चीज़ें जो हैं, विटामिन और बहुत सारी चीज़ें जो घरेलू नुस्खे होते हैं, ये कई सदियों से, कई सालों से लोग इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, जो जिनसे लोग कहते हैं कि जो फ्लू है या ठंड में इन्फेक्शंस होते हैं उनसे बचाव होता है। इन सब के पीछे कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, मगर ये जैसे दादी के नुस्खे या उस तरह की चीज़ें हैं तो वो प्रचलित हैं, उनका वो सेवन कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, उनसे कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल ही अगर आप जैसे सर्दी अभी है और उसमें आप अगर हल्का गुनगुना पानी लें, उसका सेवन करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सबसे अच्छी चीज़ है आप एक उचित पौष्टिक आहार लीजिए, जिसमें सारी चीज़ें, ताज़े फल, ताज़ी सब्जियाँ और पौष्टिक चीज़ें हों। सो ये अपने आप में आपके इम्यूनिटी को बरकरार रखेगा और उसको ठीक रखेगा। उसके अलावा अगर कोई सप्लीमेंट कोई कहता है कि आप ये लीजिए वो लीजिए, ले सकते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं है, मगर उनका फ़ायदा कितना है इस पे एक सवाल है। बिल्कुल, यानी आप ये सोचें कि हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं और निश्चिंत हो जाएं तो ये सही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ ठीक है, आप अगर गर्म पानी का सेवन कर रहे हैं, स्टीम ले रहे हैं, तो वैसे भी आपके स्वास्थ्य के लिए अगर उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन किसी चीज़ की अति भी करना ठीक नहीं रहता है। ये भी हमारे एक्सपर्ट लगातार कार्यक्रम में बताते रहते हैं। बहरहाल एक कॉलर है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ मैम। जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम सवाल है कि मैं थोड़ा बैटरी का काम ज्यादा करता हूँ, जैसे CSP सेंटर होता है ना। जी हेलो। CSP सेंटर, जी मैम। जी बताइए। बोल रहे हैं कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा गैस बनता है। सर आप समझ पा रहे हैं? मेरे पेट में बहुत ज्यादा गैस बनता है। नहीं तो कोरोना से रिलेटेड पेट में बहुत ज्यादा गैस बनता है। नहीं तो आप, आज का हमारा विषय है, हम कोरोना पर बात कर रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ कोई आप सिम्टम महसूस कर रहे हैं? कोरोना से जुड़ा जी नहीं, इसमें तो कोई नहीं है। जी बिल्कुल, तो आज हमारा जो विषय है वो यही है और हमारे एक्सपर्ट भी इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि आपने अपनी समस्या के बारे में बताया है, तो आगे हम जो मैं एक बात इनको बता दूं कि कोरोना इन्फेक्शन जो होता है वो एक्यूट इन्फेक्शन होता है। उसमें जो भी लक्षण या सिम्टम्स होते हैं वो 3-4-5 दिन में आते हैं। हाँ, पेट का एक सिम्टम और इसमें हम लोगों ने स्टडी किया है, डायरिया का। कई बार कोरोना के इन्फेक्शन, जैसे अभी हम लोगों ने जिक्र किया है कि गला खराब होना, बॉडी एक होना, फीवर आना, सांस फूलना, उसी तरह से ये डिस्टेस्ट ऑफ माउथ, जिसमें
कि हम लोगों को जीभ का स्वाद, मुंह का स्वाद चला जाता है, स्मेल की पावर ख़त्म हो जाती है। और कई पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने डायरिया रिपोर्ट किया है कि उनको लूज मोशंस लगे हैं। तो ये पेट के सिम्टम्स ज़रूर हैं। अगर आपको ये जो है पिछले 2-3-4 दिन में आए हैं तो आप इस बात पे ध्यान रख सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं सुन पाया कि आपको 1 महीने से या 2 महीने से गैस की तकलीफ है, उसका ताल्लुक जो है कोरोना इन्फेक्शन से नहीं होगा। डॉक्टर त्रिखा के पास चलते हैं। डॉक्टर त्रिखा, अगर हम रोग प्रतिरोधक की क्षमता की बात कहें तो कहा यह भी जा रहा है और ऐसे भी लोगों के मन में बहुत सकारात्मक सोच है कि हम भारतीयों की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो विश्व में दूसरे देशों से बेहतर है और हम इससे अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती या फिर आने तक हो सकता है कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता और बढ़ जाए और हम इसके लिए इम्यून हो जाए। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि ये कितनी सहज बात है या फिर दूर की कौड़ी तो नहीं है? क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये पूरे अलग विदेशों में भी ये बात की जा रही है कि हिंदुस्तान में जो इन्फेक्शन है और उसके कारण जो मौतें हो रही हैं वो कम हैं। और ये बोला जा रहा है कि जो इस एरिया के लोग हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसे बोलते हैं, उनके अंदर एक इनेट इम्यूनिटी है जिसके कारण उनके अंदर ये इन्फेक्शन कम होता है। ये बात साइंटिफिक जर्नल्स में बोली जा रही है। इसके कुछ कारण बताए जा रहे हैं कि हम शुरू से हमारे यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग एक बच्चों को वैक्सीनेशन देने का रिवाज है और जो हम सब फॉलो करते हैं, उसके कारण हमारे अंदर एक इनेट इम्यूनिटी हो जाती है। ये भी माना है। दूसरी बात में ये मानी गई है कि हमारे यहाँ पे दवाइयों के उल्टे असर कम होते हैं, एनाफिलैक्सिस कम होता है, उसके कारण भी थोड़ी सी इम्यूनिटी ये सोचा जा रहा है कि इसके कारण ये कोविड की इन्फेक्शन कम होती है। बट ये सब चीजें अभी प्रूव नहीं की गई हैं। और हमारे देश में अगर हम सोचें कि हर्ड, जो आप कह रहे हो कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, उसके आने के भी पॉसिबिलिटी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर हर्ड इम्यूनिटी लाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में जब तक वैक्सीन नहीं आता है हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी कोविड के अगेंस्ट, हम एक दूसरे से मिलना शुरू कर दें। ये कुछ लोग कुछ शहर थे अमेरिका और इंग्लैंड में जहाँ पे उन्होंने ये इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट आ जाती है, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। बट उसके लिए आपको ऐसा नहीं करना है कि आप क्राउडेड एरिया में मतलब जाना शुरू कर दें और सोचें कि आपको ये हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। और इस तरफ के लोगों के बारे में ये बोला जा रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में। बट अभी कोई प्रूफ नहीं है, कोई अभी पक्की स्टडीज नहीं छपी हैं, हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है जिसके अंदर से हम कह सकें कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको इनहेरेंटली या जिस माहौल में वो रहते हैं उस कारण उनको ये इन्फेक्शन कम होता है। जी जी बिल्कुल। तो चलिए, कुछ अच्छे संकेत ज़रूर हैं, लेकिन उन संकेतों को देखते हुए और जिसके बारे में भी हमने चर्चा की, आप निश्चिंत हो जाएं, ये भी सही नहीं होगा। इसीलिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये लगातार अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपसे कहते आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इस पर ध्यान देंगे। एक कॉलर हैं जिन्होंने बिहार से कॉल किया है, प्रमोद कुमार हैं फोन लाइन पर। आइए बात करते हैं। प्रमोद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है कि श्वास से हमको दिक्कत है। सांस में दिक्कत आती है आपको? ये जैसे थोड़ा मतलब वर्क करने पर जैसे हाथी हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। कितने समय से समस्या है आपके साथ? समस्या ये तो करीब 8 साल 9 साल हो गया। 8 साल 9 साल हो गए। जी डॉक्टर त्रिपाठी, जैसे कि 8-9 साल से इनको सांस की समस्या है और शायद जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की तरफ। तो थोड़ा मैं चाहूँगी इसके बारे में विस्तार से बताएं। हालांकि ये तो इनकी दूसरी समस्या है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग जो हैं इस इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा वल्नरेबल हैं, क्रॉनिक डिजीज़ वाले, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ वाले। उसी में एक ये भी आता है कि अगर आपको ब्रोंकाइटिस की बीमारी पिछले 8-10-15 साल से है या ब्रोंकियल एज़मा है तो आप ज़्यादा ससेप्टेबल हैं इस इन्फेक्शन के लिए। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि पिछले 8-10 साल से आपको सांस की बीमारी है और इसमें कोई भी उतार चढ़ाव इस पीरियड में नहीं आया है, तो मैं यही लगता है कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन इस समय नहीं है। जो भी मरीज़ जो हैं सांस के मरीज़ हैं, वो अगर पिछले 3-4-5 दिन में या इमीडिएट में उनको एकदम से सांस फूलने लगा है, खांसी आने लगी है, बलगम वगैरह होने लगा, फीवर, बॉडी एक वगैरह होने लगा है, तो हम लोग ज़रूर सस्पेक्ट करते हैं
कि हो सकता है कि इनको कोरोना इन्फेक्शन हो। और ये मरीज जो होते हैं, सांस के मरीज जो होते हैं, उनको कोरोना इन्फेक्शन की ससेप्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा और भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि सांस के मरीज जो हैं, जितनी बार भी ये इमीडिएट प्रॉब्लम होगी, खांसी, बलगम, बुखार की, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कोरोना ही हो, वो सिंपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है और इसके अलावा कोई और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अगर आप डॉक्टर से इसकी एडवाइस लेंगे, सलाह लेंगे, तो डॉक्टर कुछ उसके इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने इसके कोरोना के सिम्टम्स सब लर्न किए हैं, आप लोगों ने भी इसको सीख लिया होगा। जब भी इस तरह के सिम्टम लगेंगे तो फ़ौरन आप अपने आप समझ जाइए कि ये कोरोना है या नॉन कोरोना इन्फेक्शन है, और कुछ भी डाउट है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि 8-9 साल से कोरोना नहीं चलेगा। ये जो प्रॉब्लम है वो इमीडिएटली 4-5 दिन की होती है और अक्सर ये अपने आप ही ठीक भी हो जाती है। कई पेशेंट जिसके जो है ये सिम्टोमेटिक या लक्षण विहीन होते हैं, तो ये भी समझ लीजिए, खास तौर से जो वल्नरेबल ग्रुप के नहीं होते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन यह है कि आपको सांस की समस्या है तो आप थोड़े से सजग ज़रूर रहें और कोशिश ये करें कि आप ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं और ध्यान रखें, अपना मास्क पहन के ही रहें, दूरी बना के रहें तो बेहतर रहेगा। डॉक्टर त्रिखा, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि कई हम ऐसे केसेस देखते हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर त्रिपाठी ने भी कहा कि आमतौर पर अगर इन्फेक्शन होता भी है तो आप ठीक हो जाते हैं कुछ दिनों बाद और आप सामान्य जीवन जीने लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं जहाँ आप को इन्फेक्शन हुआ, आपको पता भी नहीं चलता है और बहुत देर हो चुकी होती जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि ऑक्सीजन लेवल बहुत तेज़ी से गिरता है, तो इसको हम नापने के लिए जो ऑक्सीमीटर की बात की जा रही है, ये कितना ज़रूरी है? और क्या हम अपने घरों में जिस तरीके से मास्क पहनना हमने शुरू कर दिया है तो ऑक्सीमीटर भी अब रख लें? देखिए, ये आजकल ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर जिसे बोलते हैं, ये बहुत ही घरेलू शब्द हो गया है और हर एक को मालूम है कि अगर कोरोना हुआ है तो खून में ऑक्सीजन की कमी होती है। देखने को ये आया है कि ऑक्सीजन की कोरोना बीमारी में ऑक्सीजन की कमी खून में हो जाती है, बट मरीज को कुछ इसके बारे में महसूस नहीं होता शुरू में। उसको पूरी दुनिया में हैप्पी हाइपोक्सिया बोला जाता है। हाइपोक्सिया का मतलब होता है खून में ऑक्सीजन कम है और हैप्पी का मतलब खुश। नॉर्मली जब खून में ऑक्सीजन कम होती है तो मरीज को उसके सिम्टम होते हैं, उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, हाथ पैर नीले पड़ जाते हैं। बट कोरोना में एक ये देखा गया है कि उसके खून में ऑक्सीजन कम है बट उसे महसूस नहीं होता, इसलिए उसे हैप्पी हाइपोक्सिया बोला जाता है। तो अगर आपके घर में आपके इतना अवेलेबल है कि एक कोविड पल्स ऑक्सीमीटर है और आपको उसको ठीक से लगाना आता है, उसको ठीक से पढ़ना आता है, तो आप वो जरूर खरीद सकते हैं। बहुत से लोगों ने खरीद रखे हैं और उससे अपना खून में ऑक्सीजन लेवल देख सकते हैं। अगर वो सही से लगा हो और वो मशीन ठीक हो, वो कोई 1000 से 1500 रुपए में आती है आजकल, तो उसके अंदर से हमें पता चल जाता है कि आप में कितनी परसेंटेज ऑक्सीजन है खून में। तो अगर 95 के ऊपर है तो आपको आप डेंजर जोन में नहीं है। कोई भी जब भी ऑक्सीजन खून में 95 से कम या 94 से कम हो जाती है तो आप डेंजर जोन में आ जाते हैं। तो इससे पहले कि अगर आप डेंजर जोन में आ जाते हैं तो वही टाइम है जब आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से बात करें या अस्पताल जाएं। आप ये मत सोचिए कि मेरी ऑक्सीजन कम हो गई, पहले तो 98 थी अब 94 रहती है, बट मुझे कोई सिम्टम नहीं है, मैं अभी भी अपना रोज का काम कर रहा हूँ, नहा रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल ठीक हूं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब आपकी लेवल कम हो गई है, पहले 98 थी अब 94 हो गई है, तो आपको अपने चिकित्सक से बात करनी है या किसी अस्पताल से बात करनी है और जो वो कहें वो फॉलो करना है। बिल्कुल डॉक्टर त्रिखा, लेकिन हमने कई बार ये भी देखा है कि जो आप ऑक्सीमीटर की रीडिंग्स की बात कर रहे हैं कि वो बहुत फ्लक्चुएट भी होता है कि अभी 97 है, फिर 94 हो गया, उसके बाद फिर 96 हो गया। तो इसमें भी थोड़ा सा एक भ्रम रहता है, कंफ्यूजन रहता है पेशेंट के मन में कि क्या ये मतलब सामान्य है या फिर जब अगली बार रीडिंग ली तो बढ़ी हुई आई। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आपको ध्यान रखना है कि पल्स ऑक्सीमीटर जो पहले होते थे, आज से 3 साल पहले वाले पल्स ऑक्सीमीटर जैसे एक टीवी होता है उतने बड़े, एक जैसे हार्ट के मॉनिटर होते हैं उसमें आता था। ये जो छोटे पल्स ऑक्सीमीटर आए हैं ये नए हैं, पिछले 2 साल में 3 साल में ज्यादा बिकने लगे हैं। और आपको इसको अपनी उंगली या अंगूठे पे लगा के रखना है और 1 आधा मिनट लगाने के बाद जब वो रीडिंग स्टेबल हो जाए उसको लेना है। ऐसा नहीं है जब आप अपनी उंगली पे लगाएंगे तो पता चलेगा कि वो 91 आ रहा है, 92 आ रहा है और फिर 97 हो गया है। तो यही भ्रम हो जाता है कि किसको माना जाए। आप उसको अपनी उंगली पे लगाए रखिए, 1-2 मिनट लगाने के बाद जब वो एक
एक नंबर पे पहुंच जाता है तो उसको विश्वास कीजिए। जैसे अब आप कभी अपना वेट तोलते हैं तो अगर मशीन पे खड़े होते हैं तो पहले वो आगे पीछे होता है और फिर एक जगह आके रुक जाता है। ये कुछ वैसा ही करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आपको एक टाइम पे नहीं लेना है, आप उसको हर 2 घंटे बाद ले लीजिए और हर 2 घंटे बाद अपनी अगर ऑक्सीजन लेवल आप कागज पे लिख लेंगे तो आपको एक उसका ट्रेंड पता चल जाएगा क्या है। जब वो ट्रेंड पता चल जाएगा तो आपको महसूस हो जाएगा कि भैया कल तो हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन 97-96 रह रही थी, आज एक दिन बाद हमारी 94-95 आ रही है, तो आपको पता चल गया कि ये घट गई है। वही टाइम जाके चिकित्सक से बात कीजिए और डॉक्टर से बात कीजिए। तो आपको अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन और टेम्परेचर दोनों ध्यान रखने हैं। ऑक्सीजन मॉनिटर पे आपका हार्ट रेट भी आता है, पल्स रेट भी आता है। अगर उन सब का आप 3 चीजों का चार्ट बना लेंगे हर 2-3-4 घंटे के बाद और पूरा एक रिकॉर्ड रखेंगे तो आपको जो ट्रेंड है वो पता चल जाएगा। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जी बिल्कुल। एक कॉलर है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीकर से दर्शक जुड़ रहे हैं, फूलचंद, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो 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 जी नमस्कार, बताइए सवाल क्या है आपका? सर मेरे जुकाम हो रही है मैडम, ये करीबन 25 दिन से हो रही है। जी सर्दी जुकाम आप महसूस कर रहे हैं? और हाँ सर्दी जुकाम हो रही है, उसमें खांसी आ रही है और जैसे रात में ज्यादा हो जाती है, सुबह में थोड़ा सांस में भी तकलीफ हो रही है। जी डॉक्टर विक्रम, जिस तरीके से बता रहे हैं कि 20-25 दिन से इन्हें इस तरह के सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं और मुझे लगता है ये भी आशंकित है कि कहीं ये कोरोना तो नहीं है, तो क्या ये सिम्टम इतने प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, इतने लंबे समय तक चलते हैं? और सर्दी जुकाम का भी एक टाइम होता है कि कुछ दिनों बाद 2 हफ्ते बाद ठीक हो जाती है वो, लेकिन ये लगभग 1 महीना होने को आया है। देखिए 25 दिन से अगर इनको ये तकलीफ है तो ये जाहिर है कि ये कोरोना की वजह से नहीं है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के जो सिम्टम होते हैं वो इतने लंबे समय तक नहीं रहते हैं, या वो ठीक हो जाते हैं या फिर आगे कॉम्प्लिकेशन होती है जिनमें अगर ज़्यादा रिस्क होती है। ये जो सिम्टम बता रहे हैं कि ये आपको हो सकता है कि एक क्रॉनिक एलर्जी जैसी कोई दिक्कत हो, आपको किसी न किसी चीज़ से एलर्जी हो जिसकी वजह से उस चीज़ से आपको एक्सपोजर लगातार हो रहा हो। कोई आपके वातावरण में या आपके कार्य स्थल में या आपके खान पान में कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे आपको एलर्जी है, तो ये आपका बॉडी का रिस्पांस है जो लगातार 20-25 दिन से चल रहा है। और या ये हो सकता है कि आपको अगर आपको जैसे कहा कि सुबह सांस लेने में भी दिक्कत होती है, तो कई बार एलर्जी की वजह से जो होती है नाक भी बंद हो सकती है और उसके अंदर जो एक साइनस की भी दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप ENT स्पेशलिस्ट किसी से बात करें या उनको दिखाएं ताकि वो जांच करके देखें कि आपकी साइनस की प्रॉब्लम या एलर्जी की प्रॉब्लम तो नहीं है। जी। ये लक्षण कोविड या कोरोना वायरस इन्फेक्शन से रिलेटेड नहीं है। जी बिल्कुल। इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन अभी भी कार्यक्रम जारी है। ब्रेक के बाद स्वस्थ के सामने फिर हाजिर होंगे और हमें अपने अब दर्शकों के कॉल्स का भी इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी कॉल से हमें पता चलता है कि किस किस तरह के सवाल आपके मन में है जिनका जवाब आपको कई बार नहीं मिल पाता। तो ये बिल्कुल सही मंच है, आप हमें कॉल करें। टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं बीच बीच में। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहें स्वस्थ के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज का विषय है कोरोना संक्रमण, बुजुर्ग और बच्चे रहे सावधान, कैसे करें कोरोना और फ्लू में फर्क। इसी विषय पर आज हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और इस बीच हमारे साथ लगातार डॉक्टर अंजन त्रिखा जी भी बने हुए हैं। डॉक्टर अंजन, जिस तरीके से हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी बात की थी कि वैक्सीन को लेकर बहुत इंतजार हो रहा है और हमारे देश में तरह तरह की बातें भी सुनने को मिल रही हैं, तो आप, क्योंकि आप सही चैनल है, आपसे जो जानकारी मिलेगी वो सबसे बेहतर जानकारी रहेगी, तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे कि वैक्सीन के मोर्चे पर अभी हम कहाँ हैं? देखिए, ये वैक्सीन एक आजकल का बज़ वर्ड है जो पूरे हिंदुस्तान में हर एक के
हर एक के दिमाग में है। जो पूरी दुनिया में चार वैक्सीन बहुत एडवांस स्टेज पे हैं। एक फाइजर कंपनी का है, एक मोडेना का है, और ये दोनों वैक्सीन हैं जो हिंदुस्तान में अभी नहीं आएंगे। हिंदुस्तान में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन आएगा और स्पुतनिक वैक्सीन जो रशिया से है वो आएगा, और बायोटेक वैक्सीन एक इंडियन वैक्सीन भी है जिसके फेज 3 ट्रायल भी चल रहे हैं। तो ये आज भी पेपर कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने बोला है कि अगले साल के शुरुआत में ये हमें बहुत विश्वास है कि सारे सेफ्टी ट्रायल्स के थ्रू आके ये वैक्सीन हमें मिल जाएगी। बट मैं इन वैक्सीन के साथ एक और बात बताना चाहता हूँ कि हम हर आदमी ये सोच के बैठा है कि वैक्सीन आ जाएगा तो वैक्सीन आते ही हम सब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो। हर एक वैक्सीन का, हर एक दवाई का एक एफिकेसी रेट होता है। एक ये रेट होता है कि वो क्या चीज प्रिवेंट कर सकता है, किसके सिम्टम कम कर सकता है। जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, मैं भी हर साल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेता हूँ। वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ये नहीं करता कि मुझे इन्फ्लुएंजा होने नहीं देता है। वो 100 में से 50 या 60% लोगों को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नहीं होने देगा, इन्फ्लुएंजा बीमारी नहीं होने देगा, कुछ के सिम्टम कम कर देगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन आते ही 1 महीने के अंदर ही हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। वैक्सीन आएगा, वो हमारी सरकार ने कुछ लिस्ट बनाई है कि किन लोगों को पहले मिलना चाहिए, जो बूढ़े हैं, जिनको और प्रॉब्लम है, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, या जो फोर्सेज में हैं, जो उनकी अपनी एक लिस्ट है, उनको पहले वैक्सीन मिलेगा, और उनको वैक्सीन मिलने के बाद बाकी फिर जनता को आएगा। ये बहुत अनलाइकली है कि हमें वैक्सीन मिलते ही वो बाजार में मिलने लग जाएगा और हम लेने लग जाएंगे, और हिंदुस्तान में तो लाइनें लग जाएंगी, फोन कॉल होने लग जाएंगे कि भी मुझे भी लगवा दो, मुझे भी लगवा दो। ऐसा नहीं करना है हमें सरकार के जो नीतियां हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो वैक्सीन सरकार चाहेगी वो पहले आएगा, और वो बिल्कुल सुरक्षा के दायरे में आएगा, लोगों को लगेगा, और उसके बाद ही आम जनता के लिए अवेलेबल होगा। वही हमें फॉलो करना चाहिए, और ये अगले साल के शुरू में आ जाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति बन रही है कि 2021 के जो शुरुआती महीने हैं तब तक वैक्सीन हमारे देश में भी उपलब्ध होगी, और ऐसे में जो हमारी स्वदेशी वैक्सीन है उसको लेकर बहुत उम्मीदें हैं। तो मैं उसके बारे में भी आपसे थोड़ा और विस्तार से जानना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले कॉलर हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, रामकरण जी बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम मेरे को करीब 10-12 साल से मेरे को अस्थमा की बीमारी है जी। मैडम दवाई तो मैं बराबर खा रहा हूँ, लेकिन आराम नहीं हो रहा है। अस्थमा की समस्या है आपको? हाँ जी। जी डॉक्टर त्रिपाठी, वही हमारे मुझे लगता है जो दर्शक, आपको अस्थमा की तकलीफ है, आप दवाई खाएंगे आपको जरूर फायदा होगा। बस मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ कि आप इस कोरोना काल में आप अपने को वल्नरेबल ग्रुप में शामिल समझिए, और इस बात का कोरोना का एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि आपको इन्फेक्शन ये ज़्यादा लगने के चांसेस हैं। दूसरी बात ये, जो वैक्सीन के बारे में अभी बातचीत हुई, स्वदेशी वैक्सीन की डेफिनीशन अगर जाएं तो मैं आपको बता दूं कि 2 जो इंटरनेशनल वैक्सीन हैं, एक तो रशिया की स्पुतनिक और एक एस्ट्राजेनेका की इंग्लैंड की जो है, वो उसका प्रोडक्शन काफ़ी मात्रा में इंडिया में ही हो रहा है। तो अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो वो भी इंडियन वैक्सीन ही है, और हम लोगों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या डॉक्टर रेड्डीज लैब, ये लोग जो हैं ये इन लोगों से नो हाउ लेके वैक्सीन बना रहे हैं, और हम लोगों को सबको लगाई जाएगी और हम लोगों को फायदा होगा। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर त्रिखा, आप क्या कहना चाहेंगे? जो हम स्वदेशी वैक्सीन की बात कर रहे हैं कि लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, और प्रधानमंत्री ने जो भी हाल में बातें कही उसके बाद तो और ये चर्चा गर्म हो गई है। हाँ वही बिल्कुल ठीक है। अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि ये जो 2 वैक्सीन है हिंदुस्तान में ही बन रहे हैं, और एक भारत बायोटेक का वैक्सीन है, कोवैक्सीन नाम से आता है, वो उसकी भी फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं। वो तो हमारे अस्पताल के 2 डॉक्टरों ने भी फेज 3 ट्रायल में भाग लिया है, और हमारे पिछले डायरेक्टर थे उन्होंने भी ये ले लिया है। और अभी ऐसा ही वैक्सीन अभी अखबार में लोगों ने खबरें पढ़ी हैं, और ये बड़ा सोशल मीडिया पे आया है कि हरियाणा के एक मंत्री महोदय को वैक्सीन लगाने के बाद ये हो गया है। तो इस मंच पे मैं ये बताना चाहूंगा कि हर एक वैक्सीन के लगाने के बाद कुछ दिन का समय बीतता है, उसके बाद आपको इन्फेक्शन कम होने के चांसेस होते हैं। और जो ये वैक्सीन है, हर वैक्सीन के अपने अपने तौर तरीके होते हैं जैसे देना चाहिए। ये वैक्सीन जो है ये 2 डोज में देना जाएगा, और दो डोज लेने के बाद
3 हफ्ते के फासले में वो सबसे बढ़िया उसका असर आता है। बट मैं ये पहले भी बोल चुका हूं और अब मैं फिर बोलना चाहूंगा, वैक्सीन लगाने का ये मतलब नहीं है कि आप फौलाद के बन गए हैं, कि आपको 100% रिलीफ आ जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं, किसी भी वैक्सीन से नहीं होता है। हर वैक्सीन के अपने एक एफिकेसी रेट होते हैं, उस रेट के मुताबिक ही ये वैक्सीन को हमें ये सोचना चाहिए कि वैक्सीन से फायदा हो सकता है। एक कॉलर है त्रिखा जी, पहले उनसे हम बात कर लेते हैं जिन्होंने हमें हरियाणा की जींद से कॉल किया है। जी सुनील जी बताइए, सवाल क्या है आपका? सुनील जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैम। हाँ बताइए, सवाल बताइए। स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। जी मैम, मेरी माता जी की उम्र 60 है और उन्हें 10-15 दिन से ड्राई कफ की समस्या है। अचानक से ड्राई कफ शुरू हो जाता है। एक बार फिर से, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही। क्या समस्या है आपकी माता जी को? ड्राई कफ की समस्या, अचानक से ड्राई कफ हो, सूखी खांसी आ जाती है जी। डॉक्टर 10-15 दिन से ज्यादा समस्या इनकी माता को ये समस्या आ रही है। 60 साल उनकी उम्र है। क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर विक्रम? देखिए ऐसा है कि माता जी हैं, थोड़ी सी 60 साल की उम्र है, थोड़े 10 दिन से खांसी है। लगता तो नहीं है कि ये कोरोना के कारण हो सकता है, बट क्योंकि एज में बड़ी हैं और खांसी की बात कर रही हैं, इनको देखना चाहिए कि उनकी सांस फूलनी तो शुरू नहीं हो गई है, क्या बुखार तो नहीं आ रहा है। तो ये दो तीन चीजें देखने के बाद ही कोई कुछ कह सकेगा। तो अगर इनकी माता जी को खांसी रह रही है, वो सूखी खांसी है, बट अगर इनको लगता है पिछले 3, 4 या 5 दिन में खांसी होने के बाद सांस फूलना लग गया माता जी का, तो एक बार किसी चिकित्सक को से बात कर लेना ठीक रहेगा। जी 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 बिल्कुल। तो ये जानकारी दी है अभी डॉक्टर त्रिखा ने। और सुनील जी, जैसा कि अभी हम बता रहे हैं कि अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो थोड़ी सावधानी बरतना तो ज़रूरी हो ही जाता है, क्योंकि आपकी माता की उम्र भी अधिक है। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम बहुत कम शब्दों में डॉक्टर त्रिपाठी आपसे जानना चाहेंगे कि एक परिवार में मान लीजिए किसी को कोरोना इन्फेक्शन हो गया है, बाकी लोग जो हैं वो नेगेटिव आए हैं, तो क्या वो जो बाकी के लोग हैं उन्हें मतलब घर से बाहर जाना जो आम दिनचर्या थी उनकी, उसे जारी रखना चाहिए, या फिर उन्हें कुछ और स्थिति को देखते हुए प्रिकॉशन उन्हें भी लेना चाहिए भले ही नेगेटिव हैं? अगर निगेटिव है तो सारे वो प्रिकॉशंस जो अभी तक लेते चले आ रहे हैं जिसकी वजह से वो निगेटिव थे वो लेते रहें। बस ये है कि अब जो घर के मरीज हैं उनको एक कमरे में जिसमें कि टॉयलेट फैसिलिटी हो उसमें आइसोलेट कर दें और उनके खाना पीने का इंतजाम भी उसी कमरे में रखें। अगर वो कमरे में 4, 5, 6 दिन रहेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि घर के बाकी मेंबर्स को ये इन्फेक्शन नहीं होगा। बाकी मेंबर्स हैं वो अपनी जो रूटीन है, दिनचर्या है, वो उसको फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करने की ज़रूरत है। जी, लेकिन क्या वो ऐसा तो नहीं कि कैरियर बन जाए घर में, अगर भले उनको नेगेटिव आए हैं? लेकिन नहीं, कैरियर की स्टेज का अभी तक हम लोगों को, साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं चला है। लेकिन जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बताया था, कुछ लोग जो होते हैं वो खुद इन्फेक्शन नहीं होता है और वो जिससे कि हम लोग जो सुपर स्टेज में आते हैं कि वो खुद तो इन्फेक्शन नहीं है लेकिन 8-10 लोगों को जो उनके कांटेक्ट में आते हैं उनको इन्फेक्शन दे सकते हैं। खासतौर से बच्चों में ये देखा गया है कि बच्चे लोग जो हैं वो इन्फेक्शन बाहर से ले आते हैं और अपने घर वालों को दे देते हैं, तो इनको सुपर स्प्रेडर कहते हैं हम लोग। तो ये हो सकता है, लेकिन वो बन जाए ये इस बात के चांसेस बहुत कम हैं। जी डॉक्टर त्रिखा, क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है तो अंत में आपसे मैं चाहूंगी कि आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, आपकी अंतिम टिप्पणी क्या रहेगी कार्यक्रम में? मेरी अंतिम टिप्पणी ये रहेगी कि अगर हमें ये काफी बार देखा है कि हमारे लोगों के पास इतना घर में जगह नहीं है कि वो अपने आप को आइसोलेट कर सके। अगर दो कमरे का मकान है जिसमें माता पिता जी रह रहे हैं, एक आदमी है, उनकी वाइफ है और दो या तीन बच्चे हैं, तो आइसोलेट करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो कोविड केयर सेंटर सरकार ने बहुत खोल रखे हैं, वहां जाके भर्ती हो जाएं, तो कम से कम वो आइसोलेट हो पाएंगे। अगर आप पॉजिटिव हैं, आपके घर में वृद्ध माता पिता जी हैं और आपके घर में इतनी जगह नहीं है, तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उनको हो ही जाएगा। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जब एक को हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सबको हो गया है, जैसे अभी आपने बोला और डॉक्टर साहब ने बताया। तो बाकी लोगों को जो कोविड का मास्क लगाना है, दूरी रखना है, वो तो मेंटेन करनी ही है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक पॉजिटिव हो गया उसको आपने कमरे में रख दिया, बाकी नेगेटिव हैं और वो आप पता ही नहीं कि उन्होंने किस स्टेज में अपना टेस्ट कराया है कि वो नेगेटिव हो गए हैं, और वो बिल्कुल नेगेटिव होके अपना मास्क वास्क उतार दें और ये सोचें कि हमें तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है। जो नेगेटिव आज है वो कल पॉजिटिव भी हो इन्फेक्शन
सकती है और पॉजिटिव सिम्टम दिखा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर त्रिखा हमसे बात करने के लिए। और जो वैक्सीन को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, अफवाहें भी होने लगती हैं, उसके बारे में आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। डॉक्टर त्रिपाठी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर विक्रम आपका भी धन्यवाद। आप भी स्टूडियो में आए, दर्शकों को हमारे दर्शकों को सीधी आपने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप विशेषज्ञों की सलाह से ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। पिछले सप्ताह भी हमारे पास बहुत से मेल आए हैं। इन मेल्स के बारे में आपको बता दें, कटिहार बिहार से सुमन राय ने पूछा है कि पिछले 10 से 15 दिनों से घबराहट और चक्कर आने की शिकायत है, क्या करें। वहीं छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार ने लिखा है कि उन्हें अक्सर खाना खाने के बाद पेट में जलन होने लगती है, इलाज कराते हैं लेकिन जलन कम नहीं होती। दोस्तों, हम बहुत जल्द विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को लेकर हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 से 3 दिन पूर्व ही टीवी के माध्यम से मिल जाएगी। हमें आप पत्र भी लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर कोई सवाल हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल पता भी नोट कर लें, swasthkisan@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, दीजिए इजाज़त। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से परहेज़ कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मास्क पहनें और दूरी बनाकर रखें। और जो भी कार्यक्रम में हमने आपको जानकारियाँ दी उन्हें ज़रूर फॉलो करें ताकि आप स्वस्थ रहें, कोरोना की चपेट में ना आए। इसी के साथ ही अभी लेते हैं आपसे विदा, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।